इंटरनेशनल मार्केट का दाम के अनुसार भी कम ज़्यादा होते हैं जी, मगर आखिर किसान को किल्लत नहीं होने देंगे हम। आपके इंडी अलायंस का विषय सोच लेना, उसको देर करने वाले कौन है पूछ लो, यूबीटी से पूछ लो, जमीन क्यों देर से दिया, बंगाल के लिए नहीं है क्या, बंगाल का मेंशन नहीं हुआ, ऐसे आरोप लगा रहे, वो गलत आरोप है। उसका भी इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ चेंजेस ले आए जिससे मत्स्यकारों को बेनिफिट हो सकता है। एनिमल हस्बेंड्री मैंने ऑलरेडी रेफर कर चुकी हूँ, ज़्यादा उसमें और एक्सपैंड करना नहीं है, मगर लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए कैलकुलेशन जब हम करते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का बायोगैस ब्लेंडेड सीएनजी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो लगाते हैं, द एंटायर वैल्यू चेन, बायोगैस वैल्यू चेन को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं होगा, जिससे सीधा किसान का बेनिफिट मिलेगा। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत सारे फार्मर्स काम करते हैं, उसको भी इस बजट में टैक्स में राहत दिलाए हैं, क्योंकि वो कैटल फीड उत्पादन करके उनके अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में देते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे ही नेशनल फाइबर स्कीम, जिसमें सिल्क, वूल और जूट का भी हम प्रावधान दे रहे हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग काम करते हैं उसमें। ऐसे ही आयुर्वेदा एक्सपोर्ट्स का भी फार्मर्स जो ऐसे हर्ब्स को, जड़ी बूटियों को उत्पादन करते हैं, उनके फील्ड में उगाते हैं, उनको भी लैब सेटअप करके क्वालिटी मेडिसिन तैयार करने के लिए कर रहे हैं। मैडम, एक विषय फार्मर के जब बात करते हैं, फार्मर के ऊपर विषय बात करते हैं, बजट एलोकेशन फॉर फर्टिलाइजर ज़्यादातर हम भूल जाते हैं। फर्टिलाइजर के लिए जो भारत में हम कुछ मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, मगर ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं, खर्च भारत सरकार उठाती है और किसान को कोई कहीं कमी ना हो, और इतने भी इंपोर्ट करो मगर किसान को कमी ना हो। उसके कारण मैडम हमारे बजटरी एलोकेशन इस बार 1.71 लाख करोड़ है इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए, और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने हमारे लिए ये सेफगार्ड करने के लिए इतना एलोकेशन कर दो ऐसे डिमांड किया, हमने पूरे उसको तुरंत मंजूरी भी दे दी है, जिससे फार्मर्स को कोई शॉर्टेज ना हो। और यूरिया सब्सिडी, इंटरनेशनल मार्केट का दाम के अनुसार भी कम ज़्यादा होते हैं जी, मगर आखिर किसान को किल्लत नहीं होने देंगे हम। ये अमाउंट बार बार दिखाने में नहीं है। आप ये बात बताओ, किल्लत हुआ कि नहीं हुआ? कोई किल्लत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जाकर के जो होर्डिंग करके बैठ रहा या प्लाईवुड इंडस्ट्री को भेज रहा, वो एक्शन लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। माननीय मंत्री प्लीज। और कोई किल्लत नहीं है। फिर मैडम, बार बार बहुत सारे लोग मखाना बोर्ड पिछले बार आपने अनाउंस किया, क्या हो गया? अनाउंस भी किया, अमाउंट भी इंक्रीज किया, और उस मखाना बोर्ड स्कीम के लिए पिछले बार, क्योंकि उस साल ये अनाउंसमेंट हुआ, 30 करोड़ हमने प्रावधान किया बोर्ड के लिए। इस बार वो 90 करोड़ इंक्रीज हुआ है, कम नहीं हुआ, और बिहार सरकार ने जमीन भी उसके लिए एलोकेट कर चुके हैं, सो उसके ऊपर जरूर आगे बढ़ेगी काम। फिर कोई ऑनरेबल मेंबर ने हमसे पूछा कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन और मिशन फॉर पल्सेस और मिशन फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्या हो गया उसका? बहुत अनाउंसमेंट करते हो स्कीम, आखिर क्या हो रहा? ये तीनों को हमने मर्ज कर चुके हैं, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का नाम अभी कृषि उन्नति योजना। इसके तहत ये तीनों के लिए जो पैसा उनको मिलना है वो मिलेगा।
ये समझ में नहीं आएगा। मैडम, माननीय अखिलेश जी बात करने के समय, you have a rubber board, don't you? Haven't you got a rubber board in Kerala for years? What are you saying about rubber now? अखिलेश यादव जी ने बात करने के समय बोले नो बुलेट ट्रेन फॉर यूपी। एक एक करके मैं आती हूँ, बहुत सारे विषय बोले। क्या मैं जवाब देती हूँ आपको, डोंट वरी, यू विल गेट एन आंसर। ये कब तक का विषय पूछने से पहले आपके इंडिया अलायंस का विषय सोच लेना। उसको देर करने वाले कौन है पूछ लो, यूबीटी से पूछ लो, जमीन क्यों देर से दिया, उसके वजह से कॉस्ट क्यों बढ़ाया, आपके अलायंस पार्टनर उनसे पूछो भाई, ना कि मेरे से। लैंड समय पर दिए होते अब तक बुलेट ट्रेन चलता होता, लैंड नहीं दिया और जानबूझ करके मुंबई का नुकसान किया, मुंबई का नुकसान करवाया। मैडम, यूपी को बुलेट ट्रेन नहीं है वगैरह, सच नहीं है मैडम। 2 high-speed train corridors go through UP. First of all, दिल्ली से वाराणसी फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस यूपी को ही गए और उसमें कानपुर और प्रयागराज जोड़कर वो गए। सो दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक ये हाई स्पीड ट्रेन यूपी से ही निकलता है, ठीक है। सो इसके अलावा वाराणसी को रेलवे में कनेक्टिविटी हब माना जाता है। ईस्ट से, साउथ से, नॉर्थ से, वेस्ट से आने वाले पूरे ट्रेन वाराणसी हब में ही होते। रेलवे का बड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट वाराणसी में है, उसके कारण ये उधर जॉब्स भी मिलता, उत्तर प्रदेश का रेलवे नेटवर्क भी बढ़ रहा और उधर से रेलवे कोचेस का मैन्युफैक्चर भी उधर से ही हो रहे हैं। रेलवे के पूरे ध्यान उत्तर प्रदेश में है सर। और बजट का विषय में बोल रही हूं, एवरेज एनुअल रेलवे बजट 18 फोल्ड इंक्रीज हुआ है उत्तर प्रदेश में। 2009 से 2014 तक 1109 करोड़ था, 2009 से 14 तक 1109 करोड़ था उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे बजट में। मगर अब 2026-27 में 20,012 करोड़ हुआ है, 1,000 से 20,000 करोड़। सो उत्तर प्रदेश का प्रामुख्यता इस नंबर से आपको समझ में आना चाहिए। अभी ऑन गोइंग कितना है रेलवे प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में? 92,056 करोड़, मतलब 1,00,000 करोड़ तक जाना है, जस्ट 40 करोड़ कम। 92,056 करोड़ रेलवे में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में आज भी है। वो ऑन गोइंग क्या है? स्टेशन डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेल्स डबलिंग, फ्रेट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड कॉरिडोर, ये सब सिस्टमैटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रही है उत्तर प्रदेश में। सो मैं माननीय अखिलेश जी से अनुरोध करती हूं, थोड़ा तथ्यों को नजर रखते हुए बातें करें। सो अगले प्रोफेसर Saugata Roy, West Bengal does not find a mention in the budget.
बोलते हैं वेस्ट बंगाल बजट में एक बार भी मेंशन नहीं हुआ। ये डेलिबरेटली पता नहीं क्यों मिस इन्फॉर्मेशन करना चाहते हैं। मैं बोलना चाह रही हूँ, वेस्ट बंगाल पूर्वोदय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट में, वो स्ट्रैटेजिकली उनको उधर लोकेशन पूर्वोदय में, उसके तहत ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर से बजट अनाउंसमेंट इतना क्लियर करती है, इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर में एक नोड रख करके आसनसोल दुर्गापुर बेल्ट को पोजीशन करती है और ईस्टर्न इंडियन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उससे बनेगा, दुर्गापुर उसका एंकर होगा। सेकंड, हाई स्पीड रेल टू नॉर्थ बंगाल, वाराणसी से जो अभी मैंने बताया सिलीगुड़ी जाने वाले ट्रेन हाई स्पीड रेल नॉर्थ बंगाल को पहुंच रही है। सिलीगुड़ी नॉर्थ में एक ट्रांसिट हब जैसे बनने वाले हैं, वो भी बंगाल में है। तीसरा, जूट रिवाइवल के लिए हमने इतना बड़ा घोषणा की है, नेशनल फाइबर स्कीम फॉर सेल्फ रिलायंस इन जूट, और बंगाल के हुगली बेल्ट में जो जूट मिल्स है उन सब में लाखों जूट फार्मर्स को उसके द्वारा उनका जीवन शैली ही गुजरता है, उनके लिए अलग से नेशनल फाइबर फॉर सेल्फ रिलायंस इन जूट। क्या सिर्फ बंगाल के लिए वो एक अकेला स्कीम नहीं होगा, बड़ा सा स्कीम नहीं होगा, किसान के लिए नहीं होगा, वो भी बंगाल के लिए है। इसके अलावा लेदर एक्सपोर्ट्स, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, इनपुट्स, शू अपर का इनपुट्स का भी हमने ड्यूटी फ्री कर दिया, जिससे लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले बंगाल में ज्यादातर लोग पहले 6 महीने के लिए इंपोर्ट करें और 6 महीने के अंदर एक्सपोर्ट भी करना पड़ता था। अभी वो नहीं है, आप इंपोर्ट करो, पूरे 1 साल रखो और उसके बाद आराम से एक्सपोर्ट करो। ये सुविधा लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले के लिए इस बजट में हमने लिया है, वो बंगाल के लिए नहीं है। फिर पूर्वोदय, इसमें टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये पूर्वोदय 5 स्टेट के लिए, हर एक स्टेट में एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन हम बनवाएंगे, इसका अनाउंसमेंट भी हुआ। वेस्ट बंगाल उनके अपने चुने हुए कुछ क्षेत्र को ऐसे हाईलाइट बना सकते हैं, वो अपने स्टेट के इच्छा के अनुसार वो कर सकते हैं, वो भी उनके लिए। ऐसे ही जंगल महल एरिया में जो बीड़ी बनाने के लिए तेंदू लीफ निकालते हैं फॉरेस्ट से, उस तेंदू लीफ के ऊपर TCS हम कलेक्ट करते थे, उसको 5% से 2% को कम करवाया इस बजट में। उसके बेनिफिट सीधा बंकुरा, पुरुलिया और मिदनापुर में जो काम करते हैं, फॉरेस्ट में जाकर के तेंदू पत्ता ले आकर के बीड़ी वर्कर को देते हैं, उनको सीधा मिलेगा। ये सब बंगाल के लिए नहीं है क्या? बंगाल का मेंशन नहीं हुआ, ऐसे आरोप लगा रहे, वो गलत आरोप है। फिर और मैं ये कहना चाह रही हूं, हमने केमिकल पार्क का अनाउंसमेंट किया और वो केमिकल पार्क को चैलेंज मोड में ले आने के लिए क्या बंगाल अपने साहस दिखा नहीं सकते कि जहां उनका हल्दिया पेट्रोकेमिकल यूनिट के बगल में केमिकल पार्क अगर बनना चाहते हैं, हमने तो 3 केमिकल पार्क अनाउंस किए बिना स्टेट का नाम लेते हुए। बंगाल सामने आने दो, केमिकल पार्क बनने के लिए वो भी सेंटर के साथ काम करें। बंगाल के जनता के हित में ये कर नहीं सकते हैं, मगर ना, बंगाल के लिए कुछ नहीं दिया। फिर सिटी इकोनॉमिक रीजन का अनाउंसमेंट हुआ। इसमें हम बोल रहे हैं, आप उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, मैंने नाम नहीं लिया, कोई भी स्टेट आ सकते हैं सामने। हर साल अगले 5 साल के लिए हर साल 1000 करोड़ देंगे एक सिटी का इकोनॉमिक रीजन बनाने के लिए। क्यों? कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर उसमें शामिल हो सकते हैं।
5,000 करोड़ लो 5 साल के लिए। कौन रोक रहा भाई आपको? नहीं, हम गुस्से में हर बार सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है और डांट खाएंगे उधर, सुप्रीम कोर्ट में डांट खाओगे, मगर एक्सेप्ट नहीं करोगे। सेंटर आपको हेल्प कर रहा है। ये सिटी इकोनॉमिक रीजन क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हम सब हाथ में दे, फिर भी केंद्र सरकार के ऊपर डांट पड़ते होना चाहिए। ये शर्मनाक कॉन्डक्ट मुझे लगता है बार बार केंद्र सरकार के ऊपर फेडरलिज्म का लेक्चर देने वाले। बंगाल आइए, सामने आइए, इसमें प्रपोज करिए, ले लीजिए। और लास्ट में मैडम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो अहमदाबाद में है, देश में और एक नहीं है, उनका आउटपोस्ट ही है, उनका एक्सटेंशन है। नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हम बनाने के लिए घोषणा कर चुके हैं। वो पूर्वोदय में होगा। इसमें भी बंगाल आ सकते हैं सामने, हमें भी दे दो, आओ ले आओ। बंगाल के हित में अगर चाहते हैं सामने आओ, ले लो। बीजेपी आएगी बंगाल में, बीजेपी आएगी बंगाल में। मैडम, एक और विषय मैंने बहुत ही ध्यान से सुना, मैं बहुत ही ध्यान से सुना ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी का स्पीच, ध्यान से सुना। अभिषेक बैनर्जी का स्पीच मैंने ध्यान से सुना, मगर मुझे दुख लग रहा है कि इस सदन में आकर के सदन के हर मेंबर को मालूम है ऐसे जानकारी को तोड़ मडोड़ करके अनट्रूथ, एकदम गलत बयान। जीएसटी, अब सुन लो भैया, सुन लो। जीएसटी इतना क्या बोलते हैं, चमकदार और वेरी अट्रैक्टिव वे में वो बोलते हैं। एक बंदा अगर जन्म से टैक्स पे करता है, जन्म लेते हुए ही दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, फिर स्कूल में जाता है नोटबुक के ऊपर टैक्स है, फिर हॉस्पिटल में जाता है उसमें टैक्स है। कहां से निकाल रहे हैं जी ये सब? मैं बोल रही हूं 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहां से ले आ रहे हैं जी? इस हाउस को आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है। मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी, एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी इफेक्टिवली एग्जेम्प्ट है, जीरो है। प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये सब जीएसटी से मुफ्त। एजुकेशन लीडिंग टू रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन जहां है वहां भी जीएसटी नहीं है। बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब जीरो है जीएसटी। ये सब जुलाई 2017 से ही, ये नेक्स्ट जनरेशन जो सितंबर 2025 में आया उसमें और सुधार हुआ है। एंड देयरफॉर एसेंशियल, और ये भी पेंसिल, शार्पनर, अब इतना मुझे लग रहा है कि हाउ कैन यू गो ऑन सेइंग लाइक दिस अनट्रूथ। ये टीएमसी का भी जीरो आने वाला है, टीएमसी का भी जीरो आएगा, जीरो। और पेंसिल शार्पनर मैं स्पष्ट करने के लिए बोल रही हूं मैडम आपको, ये आप आराम से सुनिए ना, आप सुनिए मैडम। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, मैप्स सब जीरो है। सो ये कहां से निकल कर डेटा ले आ रहे पता नहीं। हेल्थ केयर सर्विसेज सितंबर 2025 से इधर बहुत चर्चा हुआ मानसून सेशन के समय, उसके बाद हेल्थ में मैं जीएसटी काउंसिल को धन्यवाद कहना चाह रही हूं, सभी मंत्रीगण उसमें सहमत थे। जीएसटी रेट ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और केयर के लिए जीरो है, टोटली एग्जेम्प्ट है सिंस 1 जुलाई 2017। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस
अभी वो भी जीरो को आ गया प्रीमियम के ऊपर। फिर पता नहीं कहां से बोल रहे हैं। फिर मुझे बहुत ही दुख लगा, और ये विषय हम सबको दुखदायक बनाने वाले विषय, और इसमें एक बार नहीं, दो बार। नहीं मैडम, मैडम आप शांति से बैठो। मैडम, ऑनरेबल चेयर, ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी ने 2 बार एक विषय जिक्र किया, मुझे बहुत दुख लगा। हम सबको दुख लगेगा। आदमी मरने के बाद भी जीएसटी है, अगरबत्ती चलाना हो तो भी जीएसटी है। ये बयान उनसे मैंने सुना और मुझे बहुत दुख लग रहा। जीएसटी फ्यूनरल सर्विसेज के ऊपर कभी नहीं था, जीरो। ये कट मनी का बात कर रहे हैं, बंगाल में लेते हैं। हाँ मैडम, मुझे माननीय मेंबर गिरिराज सिंह जी का बयान अभी उचित लग रहा है। शायद बंगाल में कट मनी सिंडिकेट ले रहा होगा डेथ के ऊपर, उसके कारण वो बोल रहे हैं वो जीएसटी है। वो जीएसटी नहीं, टीएमसी का कट सिंडिकेट, टीएमसी का सिंडिकेट ले रहा है। मैडम, एक और विषय, हर विषय में, डोंट वरी, आई विल से दैट इक्वली आई विल से, स्टेट गवर्नमेंट में रोड लेवीज लगाते हैं बंगाल में, और न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के समय लगाते हैं। अगर बंगाल के नागरिक के ऊपर इतना उनके मन में पीड़ा है कि जीएसटी लेके जा रहे हैं सब में, वो स्टेट लेवल टैक्स क्यों लगाना है? बंगाल के जनता के लिए मुफ्त दे दो, वो नहीं करते हैं। मगर जीएसटी से पैसा भी आना चाहिए, दोष भी लगाना चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय मेंबर को, मैंने एक रिक्वेस्ट करती हूँ, उनके गवर्नमेंट में जाकर बोलें। मैडम सुनिए, आपके गवर्नमेंट को बोलो, आपके गवर्नमेंट के पास ये बात बोलो। ऑनरेबल एमपी कॉमन मैन के ऊपर, सुनिए मैडम, आपके कॉमन मैन के ऊपर बंगाल में बोझ कम करना चाहते हो तो मैं बोल रही हूं, कोलकाता में पेट्रोल दिल्ली से कंपेयर करते हुए 10 रुपया क्यों ज्यादा है? आप जाके उसको कम करो ना। डकैती। वो कम करो मैडम। और लास्ट में बंगाल के विषय में मैडम, मैंने जब अनाउंस किया, मैंने एक, अरे माननीय सदस्य प्लीज, ईस्ट फ्रेट मैडम, इस बजट में हमने दंकुनी का नाम लिया। दंकुनी क्योंकि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनना चाहिए। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जहां दंकुनी से सूरत को जाना है, वो हमने अनाउंस किया। बंगाल के नेतागण को इतना दुख है, बंगाल के लोगों को इतना दुख हो कि ये अनाउंसमेंट माननीय सीएम ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री थी उस समय ये अनाउंसमेंट हो चुका है। आप कुछ नया नहीं कर रही हो। ये अनाउंसमेंट, ये उनका शिकायत है। दंकुनी टू सूरत ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर का अनाउंसमेंट, उसमें बंगाल के लोग बोलते हैं ये तो हमारी ममता बनर्जी रेलवे मंत्री जब थी उस समय अनाउंसमेंट हुआ है। गलत है, बिल्कुल गलत है। I have announced new dedicated freight corridor दंकुनी से सूरत
माननीय ममता बनर्जी जी ने लुधियाना से कोलकाता को दंकुनी के द्वारा कुछ अनाउंस करके चले गए, वो कुछ नहीं हुआ उसमें। मैंने अनाउंस किया दंकुनी से सूरत, वो बिल्कुल नया है, इसलिए हर विषय में श्रेय लेने का कष्ट ना करें। इसमें एक विषय में हाउस के ध्यान ले आना चाह रही हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सबको ये बात पहले से बोल रहे हैं, 2014 से बोल रहे हैं कि हमसे पहले रेलवे का कितना भी अनाउंसमेंट हुआ, वो जो कंप्लीट नहीं हुआ उन सबको कंप्लीट पहले करो, चाहे वो कोई और पार्टी ने अनाउंस किया होगा, फिर भी कंप्लीट करो, उसके बाद हमारे अनाउंसमेंट। ऐसे 1990 से मैडम 28 प्रोजेक्ट्स अटका पड़ा था, उन सबको हमने मोदी जी के नेतृत्व में हमने कंप्लीट कर चुके हैं, 1990 से जो पेंडिंग है। और 172 ऐसे प्रोजेक्ट्स 2000 से 2014 में घोषणा हुआ है, उन सब का काम भी अभी हम करते जा रहे हैं। सो हमने ये नहीं किया कि हमसे पहले जो भी अनाउंस किया हमें परवाह नहीं, हम हमारे काम करेंगे। नो, वी आर कंप्लीटिंग इवन दैट व्हिच हैज बीन अनाउंस्ड अर्लियर। मगर ये क्रेडिट जहां मैं दंकुनी से सूरत बोल रही हूं, उसको ममता जी का अकाउंट में डालना सही नहीं। एक और बात माननीय अभिषेक बैनर्जी का विषय में, वो बोले हैं हम आई कम फ्रॉम अ भारत करके बहुत सारे विषय बोले। मैं हर एक विषय के ऊपर नहीं कमेंट करना चाहती हूँ, मगर एक लाइन था बहुत ही सुई जैसे, लाइक शार्प नीडल, सर्वाइवल इज बिकमिंग लग्जरी, और ऐसे कुछ शब्द उपयोग किए। सर्वाइवल इज एक्चुअली बिकमिंग अ दिक्कत। मैं बोलना चाह रही हूँ मैडम, पर्टिकुलरली को महिला, उनका कॉन्टेक्स्ट होता। अक्टूबर 2025 में MBBS स्टूडेंट ओडिशा से जो बंगाल में पढ़ रही थी दुर्गापुर में, उनका गैंग रेप हुआ। फिर लीगल प्रोसेस के द्वारा वो झगड़ा करके फरवरी 2026 तक आई। फिर अक्टूबर 2025 में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पब्लिकली बोल रहे हैं, 2025 में माननीय चीफ मिनिस्टर एक महिला होते हुए, अब सुनिए मैडम, महिला होते हुए भी माननीय चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं अगर महिला गर्ल हो, एस्पेशली गर्ल चाइल्ड, रात्रि के समय बाहर नहीं आना। They should not be allowed to come outside the house. आपके लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव नहीं कर रही हो, मगर महिला के ऊपर दोष डालते जा रही हो। और आपको He said it. कोलकाता में ही 24 he spoke at that time. Where were you at that time, sir? If a friend rapes you, कौन क्या कर सकता है? एक बयान हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बता रहे कोलकाता के रेप के ऊपर। What can be done if a friend rapes you? महिला के सुरक्षा के विषय में अभिषेक बैनर्जी जी बता रहे, हम हमारे स्टेट से कानून बनाया
उसको गवर्नर को भेजे, गवर्नर राष्ट्रपति को भेजे, हमें क्लियरेंस नहीं मिल रहा। स्टेट का हालात ये है और कानून क्लियर नहीं हो रहा। कानून से सब कुछ हो जाएगा। खालीगंज में जून 2025 में बॉम्ब ब्लास्ट में एक बच्ची मारा गया, टीएमसी लीडर उसको अरेस्ट भी हुआ। मेदिनीपुर में टीएमसी लीडर का अरेस्ट हुआ बॉम्ब के वजह से। बंगाल में बॉम्ब चलता है, कानून नहीं चलता। और लास्ट में मैं बता रहा हूं, एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का डेटा, कन्विक्शन रेट क्राइम का, इसमें 35 रैंक में है, 36 स्टेट्स का लिस्ट में 35th रैंक में है बंगाल। और हमारे ऊपर शिकायत नहीं। इससे आगे बढ़ती हूँ मैडम। बंगाल का तो थोड़ा एक आध उदाहरण दिया मैंने, और बाकी है, फिर भी मैं मूव ऑन करती हूँ। कम्युनिस्ट लोग खड़े होकर के इधर बात किए बजट के ऊपर कम्युनिस्ट लोग बात किए। हमें कुछ भी नहीं मिलता, केरल में कुछ नहीं मिलता। कम्युनिस्ट लोग जहां भी सरकार में थे मैडम, उधर के आर्थिक व्यवस्था इतना नीचे चले जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट जाता नहीं है उधर। केरल में एक इंडस्ट्री ग्रुप 3500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट को उधर से हटाया और चले गए दूसरे में। इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए हर एक स्टेट मेहनत करती है, मगर हम देख रहे हैं कम्युनिस्ट लोग का उनके अपने समय पर कोई उनका करते नहीं है इंडस्ट्री बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डिक्लाइन हो रही है केरल में और बंगाल में और तमिलनाडु में। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके द्वारा बहुत सारे बिजनेस होता है, उसमें भी सीपीएम के कारण बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी 399 कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉड डिक्लेयर हो चुके हैं केरला में। 125 पॉलिटिकल मर्डर्स हुआ है। 30 killings happened during the current CM's time. केरला के विषय बोल रही हूँ। I am talking about Kerala. Go hear it. Vulnerable sections, madam, जो ट्राइबल लोग होते हैं, SC लोग होते हैं, highest IPC crime rate in India of 661 per lakh population, according to NCRB data, is from Kerala. और scheduled tribes में 35.5 पर लाख पॉपुलेशन में ST लोग के ऊपर क्राइम होता है केरल में। NCRB डेटा है। और ऐसे ही अट्रॉसिटी अगेंस्ट ST 6.2% इंक्रीज हुआ है केरल में। और केरला असेंबली में ही बताया गया कि SC के ऊपर 1.2% इंक्रीज हुआ। सो मैम, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत सारे विषय बातें की, अभी सुनना चाहिए। वो थोड़े जीजुत्सु मार्शल आर्ट के लैंग्वेज बताए। हाँ, ग्रिप, कंट्रोल, ग्रिप बहुत बताए ग्रिप के ऊपर।
ये भी बताए, इतने भी बताए कि चेयर में बैठे हुए हमारे जगदम्बिका पाल जी को हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप आखिर हमारी पार्टी वाला है वगैरह, वो भी बताए। ठीक है जी। बिट्टू को गद्दार का। बट उन्हीं के पार्टी से बाहर आए हुए बिट्टू को ट्रेटर बताया। ये एक चेयर में बैठे हुए दोस्त है, हमारे बिट्टू ट्रेटर हो गए। सो ऐसे कहने वाले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत सारे विषय बताए, उनको मैं जरूर एक एक पॉइंट पे जरूर आंसर करना चाहता हूँ। मैं वो सही एक विषय उठाए। प्लीज लिसन, आई एम टॉकिंग अबाउट LOP. Listen, no, listen. You will be keen to know. अबोध बालक। नहीं, Suresh, you're not wanting to listen on LOP. सुरेश। कोड़ी कुंडल Suresh. माननीय Your मंत्री जी, LOP. माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री प्लीज। AI और डेटा के ऊपर बहुत चिंता व्यक्त की कि भारत के डेटा विदेश में चली जा रहे हैं। सही नहीं है, क्योंकि हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं डेटा सेंटर्स को, जिससे भारत देश में डेटा रहे और भारत के युवा को जॉब्स मिले। उसके लिए हम कर रहे हैं डेटा सेंटर के लिए प्रावधान, और उसको बिना समझे ये बोल रहे हैं डेटा आप विदेश का कंपनी को दे रही हो। हमारे यहाँ क्या होगा? हमारे यहाँ इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इसीलिए कि डेटा सेंटर भारत में रहे, डेटा भारत में रहे और डेटा हमारे युवाओं को मैनेज करने के लिए हमारे हाथ में रहे। ये एक विषय है। दूसरा, अबोध बालक के लिए है। इंडिया AI मिशन 1000 करोड़ का एलोकेशन इस बजट के इस विषय के लिए एलोकेट किए हैं, और हमारे इंडियन कस्टमर्स का सर्विस अच्छा हो, क्लाउड विदेश से आने में हमारे डेटा हमारे साथ हमारे कस्टमर्स के लिए सर्विस में आना चाहिए, इसलिए हमने वो एक्सटेंड किए। बट दैट he is not, he didn't notice, he didn't read it, मगर allegation डाल दिए। सेकेंड, फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, ऐसे बयान कर रहे। अबोध बालक, अबोध बालक, अरे अबोध बालक पर सुनो। ये विषय हमारे सांसदगण और उनके सांसदगण सब सुनना चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए। Go sit and hear, ma'am, please. Ma'am, I'm talking to her, okay? I'm talking. I'm replying Rahul Gandhi. Go sit and hear. माननीय मंत्री जी प्लीज। अरे KC वेणुगोपाल जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए आप चिल्लाते रहते हो, अभी जवाब दे रही हो, उनके लोगों को सुनने के लिए बोलो। अबोध बालक, अरे अबोध बालक को बोलो। मैडम, फूड सिक्योरिटी, वैल्यू एडिशन के ऊपर बात कर रहे थे। आई वांट टू टेल हिम, टोटल फूड सब्सिडी के लिए 2.27 लाख करोड़ बजट में एलोकेशन हुआ है फूड सिक्योरिटी के लिए, और 80 करोड़ लोगों को अभी भी हम जारी रख रहे हैं फ्री फूड। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बजट में 4064 करोड़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के विषय में स्कीम के लिए पैसा 4000 करोड़ से ज्यादा एलोकेट हुआ। फिर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, उसके लिए 350 करोड़ अनाउंस किया है, वो जो कोकोनट वगैरह मैंने एक्सपेंड किया। फूड इन्फ्लेशन सबसे लोअर रेट में है, जबकि यूपीए के समय फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, 10%, 11%, अभी तो वो नीचे आकर के
2% से कम है फूड इन्फ्लेशन। सुनो फिर वो बहुत बड़ा बयान दिया, जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी, वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस, इन सब के ऊपर बोले कि इतने सारे चैलेंजेस है, बजट ब्लड, ये भी बोल रहे हैं कि हमारे बजट उसको एक्नॉलेज करता है, मगर बजट में इतने सारे हैं उसको पढ़ा नहीं है। क्या क्या है मैडम? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो 50,000 करोड़, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड 50,000 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है। अनएंटिसिपेटेड, अनएक्सपेक्टेड अगर चैलेंज होता है उस पैसा को उपयोग कर सकते। ये 25-26 में ही अनाउंस हो चुका है, वो पैसा है, उनको उसका ध्यान नहीं है। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी फंड 9,800 crores to counter weaponization of technology and finance हमने अलॉट कर चुके हैं, उसको भी उनका जानकारी नहीं है, पढ़ा नहीं है। अबोध बालक। एनर्जी सिक्योरिटी, रेयर अर्थ के लिए भारत तैयार रहना चाहिए, माइक्रोचिप्स हम बनाना चाहिए, इसके ऊपर इतना चिंता व्यक्त करने वाले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये भी पढ़ा नहीं है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमने to insulate India from weaponization of energy matters. The budget pushes for autonomy in critical minerals. Customs duty का exemption हुआ, न्यूक्लियर पावर के लिए 2,500 crores अलॉट हुआ, एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 crores अलॉट हुआ। बजट को पढ़ा नहीं है, आ गए हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करने के लिए। फिर बजट में ये भी कहा कि SEZ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंपैक्ट हुआ है ये टैरिफ वगैरह के कारण, उनको डोमेस्टिक एरिया में सेल करने के लिए हमने प्रावधान किया, कस्टम्स ड्यूटी को छूट दिया सो दैट वो यूनिट्स बच पाएंगे। फिर कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने के लिए, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ले आने के लिए कस्टम्स में इतने प्रावधान किए। फिर सपोर्ट करने के लिए MSME और आर्टिसान्स को 10 लाख वैल्यू कैप ऑन कोरियर एक्सपोर्ट, कोरियर के द्वारा जो एक्सपोर्ट होता है उसको भी हमने कैप हटा दिया, जिससे हमारे छोटे छोटे उद्योग बाहर एक्सपोर्ट करने में सुविधा हो। फिर ये क्लियरेंस करने के लिए डिजिटल एक ही प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी एक ही विंडो के द्वारा हो सकते हैं। ये कुछ नहीं पड़ा, आ गए हमें लेक्चर करने के लिए, हमारे देश का इनसिक्योरिटी ये सब है बजट में, पढ़ा कि नहीं है? फिर ये जरूर सुनना चाहिए, कांग्रेस के लोग इसको सुनने में क्षमता रखना चाहिए। दे शुड हैव द स्ट्रेंथ टू लिसन टू दिस। भारत को सेल कर रहे, भारत फार्मर को सेल कर रहे, मोदी जी सरेंडर कर दिया। मोदी जी किसी देश का हित का विषय में सामने खड़े होकर के बात करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, मगर देश को बेचने वाले कौन है? Who has sold? I tell you who has sold. 2013 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए। वो दो ही विषय था, ट्रेड फैसिलिटेशन एक था, दूसरा विषय पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स था। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स के ऊपर भारत के हित में कुछ ना करते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर साइन करके आ गए थे। इसका मतलब था 2017 जनवरी से भारत देश में कोई किसान से प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकता है, और हम रेशन के दुकान से गरीब लोगों को कुछ भी दे नहीं सकते हैं।
मतलब रेशन का कोई भी चीज जा नहीं सकते। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं। हमारे किसान से एमएसपी दे करके कोई प्रोक्योरमेंट कर नहीं सकते थे अगर मोदी जी 2014 में आकर के WTO के ऊपर हार प्रकारा, we fought for it and got peace clause so that we can think of the country also, man. This country 2017 से PDS डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं सकते थे, गरीब को रेशन दे नहीं सकते थे, देश को, गरीब को, किसान को बेचने वाले ये लोग हैं। ये सरेंडर करके आए हैं, WTO में जाकर के पूरे सरेंडर करके आए हैं ये लोग। और भारत देश का हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे LOP, उनको कोई नैतिक अधिकार बनता नहीं है। 2017 के अंदर पीस क्लॉज WTO में लेकर आए मोदी जी, इसके वजह से कोविड के समय हम सब लोग को रेशन दे पाए और किसान से आज भी प्रोक्योरमेंट हो रही है। नहीं तो कांग्रेस के साथ चलते हुए हमारे देश का किसान सड़क पर आ जाते। ये सेल करने वाले लोग हैं, ये भारत का किसान को बेचने वाले लोग हैं, ये हमारे गरीब को बेचने वाले लोग हैं। मैडम, लास्ट में एक और विषय, नहीं पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ने दे दिया और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करने के समय आप पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ने क्यों दिया? और ये कहकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमें सजेशंस दे रहे हैं नेगोशिएशन कैसे करना है। किसान को, गरीब को सेल कर दिया 2013 में और उससे पहले 2009 में शर्म एल शेख में जाकर के भारत और पाकिस्तान को जोड़कर हाइफेनेट कर और टेररिज्म से ताल्लुक नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ समझौता करेंगे, बात भी करेंगे करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कांग्रेस वाले पाकिस्तान से इंडिया को जोड़ करके वी विल टॉक विद पाकिस्तान और टेररिज्म से लिंक नहीं है कहने वाले ये कांग्रेस वाले आज आकर के हमें एडवाइस दे रहे नेगोशिएशन कैसे करना है। सेल करने वाले आप लोग हैं, किसान को भी, गरीब को भी, इस देश को भी पाकिस्तान से जोड़ने वाले आप लोग हैं। चिल्ला चिल्ला के मेरे आवाज को बंद नहीं कर सकते, ये पूरे देश सुनेगा, ये पूरे देश सुनेगा। आप आकर के इधर हमें एडवाइस दे रही हो। यस, किरण रिजिजू ने सही कहा, भारत को बेचने वाले कोई माय की लाडला अभी तक जन्म नहीं हुआ, मोदी जी कभी नहीं करेंगे। थैंक यू मैडम। सभा की कार्यवाही कल गुरुवार दिनांक 12 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।